नवंबर 2025 का महीना दुनिया के लिए एक अनएक्सपेक्टेड नेचुरल इवेंट लेकर आया। इथियोपिया के अफार रीजन में स्थित हाईली गुबी नाम का एक एंशिएंट वोल्केनो अचानक इरप्ट हो गया। दहशत इसलिए नहीं हुई कि वोल्केनो इरप्ट हुआ, शॉक इसलिए हुआ क्योंकि ये वोल्केनो हजारों साल से शांत था। इसकी ऐश प्लूम 10 से 15 किलोमीटर ऊपर चली गई और सबसे सरप्राइजिंग बात, वोल्केनो की ऐश दिल्ली तक पहुंच गई जेट स्ट्रीम के थ्रू। इंडिया के कैपिटल में पीपल सडनली AQI बढ़ने का रीजन समझ ही नहीं पा रहे थे। दिल्ली में पोल्यूशन इथियोपिया से कैसे आ सकता है? यही कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ये हम पूरी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे वोल्केनो होता क्या है, इथियोपिया का हाईली गुबली वोल्केनो क्यों इरप्ट हुआ, ऐश कैसी होती है, कैसे हवा इसको अफ्रीका से इंडिया तक ले आई, दिल्ली में हेल्थ फाइट AQI एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, फ्यूचर रिस्क क्या है और साथ ही बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रिपोर्ट को। पहला, वोल्केनो होता क्या है? वोल्केनो बेसिकली एक ऐसा वेंट, सुराख होता है जिसमें अर्थ के अंदर से मॉल्टन गर्म लावा बाहर आता है। अर्थ के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट ऊपर की पतली लेयर, मैंटल मॉल्टन पिघली हुई लेयर, कोर आयरन निकल एक्सट्रीम हीट। मैंटल में पिघली हुई चट्टानों का एक मॉल्टन मिक्सचर होता है जिसे मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा प्रेशर बिल्ड करता है और जमीन में कोई क्रैक या वीकनेस मिल जाती है, तब मैग्मा उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन। अब वोल्केनो हर वक्त क्यों नहीं इरप्ट करता? क्योंकि प्रेशर बराबर रहता है तो कुछ नहीं होता। जब प्रेशर एक थ्रेशहोल्ड क्रॉस करता है तभी इरप्शन होता है। अब वोल्केनिक ऐश क्या होती है? लोग समझते हैं ऐश मिट्टी जैसा ग्रे पाउडर, पर नहीं। वोल्केनिक ऐश होती है ग्लास के माइक्रोस्कोपिक टुकड़े, सिलिका पार्टिकल्स, रॉक फ्रैगमेंट्स, हार्मफुल गैसेस SO2, CO2, H2S, एरोसोल पार्टिकल। ऐश का साइज होता है 0.001:2 मिलीमीटर, मतलब बहुत ज्यादा छोटा। इसी छोटे साइज की वजह से ये हवा में हजारों किलोमीटर कई देश के ऊपर से जेट स्ट्रीम ट्रैवल कर सकती है। अब क्या वोल्केनिक ऐश जमीन पर गिरती है? गिर सकती है, पर टाइम लगता है। हाई ऑल्टीट्यूड ऐश महीनों तक हवा में रहती है। अब इथियोपिया का हाईली गुबी वोल्केनो पूरे डिटेल्स के साथ मैं आपको समझाती हूँ। पहला, लोकेशन कंट्री क्या थी? इथियोपिया। रीजन क्या था? अफर। डिप्रेशन नियर ग्रेट रिफ्ट वैली, जहां अर्थ प्लेट्स टूट रही हैं। इसका वोल्केनो टाइप, ये एक शील्ड वोल्केनो है जिसमें लावा बहुत दूर दूर तक फैलता है और सरफेस फ्लैट टाइप होती है। ये इतना शॉकिंग क्यों था? ये वोल्केनो 10,000 से 12,000 साल से शांत था। इसकी रीसेंट मॉनिटरिंग नहीं हुई थी। इरप्शन का साइन बहुत सटल था। सडनली एक बड़ा फटना हुआ। ऐश प्लूम 15 किलोमीटर तक ऊपर चली गई। ऐश और गैस एमिशंस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज बहुत ज्यादा था। ब्लैक ग्रे ऐश क्लाउड्स रैपिडली अपवर्ड राइज हुए। प्लूम ने अफ्रीका से इंडिया तक पोटेंशियल पाथ खोल दिया। अब इतने सालों के बाद वोल्केनो कैसे इरप्ट हो गया? साइंटिस्ट के मुताबिक प्लेट मूवमेंट बहुत फास्ट हुई। रिफ्ट वैली एक्टिव हो रही थी। मैग्मा चैम्बर में प्रेशर बिल्ड हुआ। सरफेस में माइक्रो क्रैक्स भी बनी। प्रेशर सडन रिलीज हो गया और इरप्शन हो गया। अब ऐश दिल्ली तक कैसे पहुंची? जेट स्ट्रीम्स के थ्रू। जेट स्ट्रीम्स वो हाई स्पीड विंड्स होती हैं जो 25 से 45,000 फीट ऊपर चली जाती हैं। इनकी स्पीड 200 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये विंड पैटर्न्स डायरेक्टली अफ्रीका से इंडिया तक कनेक्टेड होते हैं, स्पेशली विंटर सीजन्स में। अब इसका फुल रूट मैं आपको समझाती हूँ। इथियोपिया से सोमालिया, फिर यमन, फिर ओमान, अरेबियन सी, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, NCR। अब दिल्ली के लोगों पर इसका असर क्यों पड़ रहा है? बिकॉज ऐश प्लूम का एक हिस्सा जेट स्ट्रीम के फ्लो में आ गया है और इंडिया के ऊपर एटमॉस्फेयर तक आ पहुंचा है। क्या दिल्ली में ऐश पार्टिकल्स जमीन पर गिरे हैं? नहीं। ज्यादातर ऐश हाई ऑल्टीट्यूड में रही, ग्राउंड पर नहीं आई, पर गैसेस और एरोसोल्स ने AQI को बिगाड़ दिया है। अब दिल्ली NCR में क्या इम्पैक्ट हुआ इसका? इसका इम्पैक्ट दिल्ली NCR पे ये हुआ कि AQI बढ़ा, लेकिन किस वजह से? दिल्ली में जो AQI 120 से 180 था, वो वोल्केनिक गैसेस प्लस एरोसोल पार्टिकल्स की वजह से 250 से 300 तक पहुंच गया। अब खास करके SO2 लंग्स इरिटेंट PM2.5, PM1,
ब्लड स्ट्रीम तक जा सकता है। ये सब मिलकर सीवियर हेल्थ कैटेगरी तक ले जाते हैं। अब हेल्थ इफेक्ट्स, लोगों में ये कॉमन सिम्टम्स देखे गए, सांस लेने में मुश्किल, आई इरिटेशन, चेस्ट हेवीनेस, ड्राई कफ, फैटीग, एलर्जी फ्लेयर अप्स। अस्थमा पेशेंट्स के लिए डेंजर और भी ज्यादा बढ़ गया था। अब गवर्नमेंट क्या एडवाइस कर रही है? घर से कम निकलने की एडवाइस, N95 मास्क का उपयोग, स्कूल में आउटडोर एक्टिविटीज बैन, एवरीवन इज एडवाइज्ड टू बी स्टे हाइड्रेटेड, एयर प्यूरिफायर्स ऑन रखें। क्या वोल्केनिक ऐश टेम्परेचर को इफेक्ट करती है? हाँ, ऐश सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है, स्लाइट कूलिंग इफेक्ट होता है, थोड़ा टेम्पररी होता है। अब एविएशन इंपैक्ट क्या था? फ्लाइट्स कैंसिल क्यों हुई? सबसे इंपॉर्टेंट, ऐश इज इक्वल टू इंजन की दुश्मन। वोल्केनिक ऐश इंजन के अंदर जाके ग्लास जैसा मेल्ट होकर जम हो जाती है, टरबाइन ब्लेड्स को ब्लॉक कर देती हैं, फ्यूल कंबशन डिस्टर्ब हो जाता है, कंप्लीट इंजन फेलियर तक हो सकता है। इसलिए एविएशन वर्ल्ड में वोल्केनिक ऐश को मोस्ट डेंजरस एलिमेंट माना जाता है। अब दिल्ली एयरपोर्ट पर सिचुएशन क्या थी? डजन्स इंटरनेशनल फ्लाइट डिले हो गई, कैंसिल हो गई, कुछ फ्लाइट्स डाइवर्टेड। डीजीसीए ने नोटम इशू कर दिया, रडार और सैटेलाइट सर्विजिलेंस इंक्रीज किया गया, एयरलाइंस को सेफ एयर रूट बताया गया। क्या लोगों को बड़ा नुकसान हुआ? ट्रैवल इनकन्वीनियंस हुआ, पर टाइमली एडवाइजरी की वजह से कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ। अब हेल्थ साइंस का पर्सपेक्टिव क्या है? वोल्केनो की गैसेस का इफेक्ट SO2 लंग्स और थ्रोट में इरिटेशन करता है, PM2.5 लंग्स में डिपॉजिट होता है, PM1 ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है, ऐश एरोसोल्स एलर्जी ट्रिगर करते हैं। अब रिस्क ग्रुप, सबसे ज्यादा वल्नरेबल लोग कौन होते हैं इसमें? अस्थमा पेशेंट्स, हार्ट डिजीज पेशेंट, एल्डरली, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, COPD पेशेंट्स। एक्सपर्ट्स की एडवाइस क्या है इसमें? N95 मास्क मैंडेटरी कर दिया गया है, ल्यूकवार्म वाटर फॉर थ्रोट, आईज को प्लेन वाटर से वॉश करें, हेवी एक्सरसाइज अवॉइड करें, एयर प्यूरिफायर्स यूज करें, वेंटिलेशन मेंटेन रखें। अब इसके फ्यूचर रिस्क क्या हो सकते हैं? वोल्केनो अभी भी काम नहीं हुआ है। इरप्शन के बाद वोल्केनो वीकली तक एक्टिव रहता है, स्मॉल इरप्शंस कंटिन्यू हो सकते हैं। क्या ऐश फिर आ सकती है इंडिया? यस, अगर जेट स्ट्रीम पैटर्न सेम रहा तो ऐश फिर से इंडिया तक ट्रैवल कर सकती है। अब इस पे ग्लोबल क्लाइमेटिक इंपैक्ट क्या हुआ? अगर ऐश एटमॉस्फेरिक लेवल में लॉन्ग टर्म रही तो स्लाइट ग्लोबल कूलिंग होगी, सनलाइट रिफ्लेक्ट होने लगेगी, वेदर पैटर्न्स में माइक्रो चेंजेस आएंगे, मॉनसून बिहेवियर में भी माइनर डिस्टर्बेंस पॉसिबल है। अब इंटरनेशनल और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रिस्पॉन्स है इस पे? इंडिया गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या लिए हैं? इसरो ने सैटेलाइट से ऐश प्लूम ट्रेस किया है, IMD ने जेट स्ट्रीम मॉडल अपग्रेड किया है, एयरलाइंस को डेंजरस जोन्स बताए हैं, स्कूल्स को एडवाइजरी दी है, हेल्थ बुलेटिन जारी किए हैं। अब इथोपिया की गवर्नमेंट इस पे क्या रिस्पॉन्स दे रही है? नियरेस्ट विलेज का इवैक्यूएशन, मतलब वहां से लोगों को हटा दिया गया है, लावा फ्लो डायरेक्ट करने की कोशिश कर रही है, साइंटिफिक टीम्स को डिप्लॉय किया गया है, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग को शेयर कर रही है। अब इस इंसिडेंट से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली, नेचुरल इवेंट्स बॉर्डर फॉलो नहीं करते, अफ्रीका का वोल्केनो भी इंडिया की एयर को अफेक्ट कर सकता है, जेट स्ट्रीम्स दुनिया को कनेक्ट करते हैं, फ्लाइट्स सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं वोल्केनिक इवेंट्स के लिए, हेल्थ इफेक्ट्स रियल होते हैं, स्पेशली पॉल्यूटेड सिटीज में, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इथोपिया के हाईली गुबी वोल्केनो का इरप्शन एक ग्लोबल स्केल रिमाइंडर था कि हमारी दुनिया इंटरकनेक्टेड है। दिल्ली के लोगों ने शायद ही कभी सोचा ही नहीं था कि अफ्रीका में इरप्ट हुआ वोल्केनो उनकी सांस की क्वालिटी अफेक्ट करेगा, पर हवा और एटमॉस्फेयर बॉर्डर्स नहीं देखते। दिल्ली में ऐश ग्राउंड पर नहीं आई, बट हाई ऑल्टीट्यूड ऐश और वोल्केनिक गैसेस में AQI, फ्लाइट्स और हेल्थ पर नोटिसेबल इंपैक्ट डाला। साइंस और टेक्नोलॉजी ने टाइमली इंफॉर्मेशन शेयर करी और इसी वजह से कोई बड़ा डिजास्टर होने से बच गया। इस इंसिडेंट से हमें सीखना चाहिए कि मॉनिटरिंग एसेंशियल है, क्लाइमेट और विंड पैटर्न्स का रियल टाइम डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी को फॉलो करना चाहिए। वोल्केनिक अफ्रीका में इरप्ट हुआ, पर सवाल भारत तक पहुंच गए। ये ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सिस्टम की पावर है।